अच्छा जी, आज हम कर रहे हैं इम्यूनोलॉजी और इसमें हमने लिए एक बुक अपनी फर्स्ट एड और साथ में वो जो बुक मैंने आप लोगों को शेयर की हुई है, कौन सी वाली शेयर की है, ये एनबीडी पार्ट 1, ठीक है, ये वाली। इसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ है, कंसाइज सा लिखा हुआ है इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इम्यून सिस्टम बेसिकली क्या है, जो आपको एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने में या फिर फॉरेन जो भी है आपके बॉडी के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म के लिए होता है इम्यून सिस्टम। तो इसमें होते हैं लिम्फोइड ऑर्गन्स, एक होते हैं आपके पास प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, एक होते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। तो प्राइमरी से याद रखो बी और टी। बी इज फॉर बोन मैरो, टी इज फॉर थाइमस, ठीक है। बोन मैरो जोन से बोन के अंदर होता है आपके पास, ठीक है, ये बोन के अंदर होता है बोन मैरो, ठीक है। और थाइमस जोन से ये आपके पास फिर क्या होता है, वैसे मिलता नहीं है नॉर्मली, मगर बाज़ दफ़ा होता भी है, तो वो फिर आप उसको जो भी है उसकी लोकेशन और वो उसकी डेरिवेशन, वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। इससे एसोसिएटेड कुछ डिजीजेज होती हैं वो हम देख लेते हैं। और अच्छा चलो, बोन मैरो हो गया इमेच्योर सेल प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, और बी सेल की मेचुरेशन के लिए। तो इमेच्योर सेल्स की प्रोडक्शन एंड बी सेल्स की मैच्योरेशन, ये काम किसका, बोन मैरो का। टी से थाइमस, थाइमस से टी सेल मैच्योरेशन। इसलिए जो स्टेम सेल्स और वो सारी है ना, बोन मैरो का अक्सर जो ट्रांसप्लांट सुना होगा आपने वो उसके साथ होता है। और कितने आपके पास टी सेल्स होते हैं, 80%, और बी सेल्स कितने होते हैं आपके पास, 20%, ये भी पूछता है अक्सर वो। सेकेंडरी ऑर्गन में स्प्लीन है, लिम्फ नोड्स हैं, टॉन्सिल्स हैं, एडिनॉइड्स हैं, अपेंडिक्स है। टॉन्सिल्स और एडिनॉइड्स माउथ के अंदर है, लिम्फ नोड्स गई हुई है बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी की ड्रेनेज सिस्टम लिम्फ नोड्स में होती है थ्रू लिम्फेटिक्स। और फिर स्प्लीन है, फिर अपेंडिक्स है, ठीक है। और मतलब स्प्लीन तो ग्रेवयार्ड है, सबको पता है। अपेंडिक्स भी आपके पास जोन्स है, और पायर पैचेस, ठीक है। अपेंडिक्स आपके पास इलियोसिकल जंक्शन पे, पायर पैचेस आपके पास आइलियम, ठीक है, उसके अंदर है। और पायर पैचेस से एसोसिएटेड आपके पास आईजीए होते हैं एंटीबॉडीज। अच्छा, अलाउ इम्यून सेल्स टू इंटरेक्ट विद एंटीजेंस, तो ये काम है आपके पास। लिम्फ नोड, सबसे पहले हम ना जो सेकेंडरी ऑर्गन्स में लिम्फ नोड, स्प्लीन और एक था थाइमस प्राइमरी से, ठीक है, ये तीन का मेन स्ट्रक्चर देखेंगे। तो बच्चों दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फ नोड। तो लिम्फ नोड में सबसे पहले आप देख सकते हो कि दिस इज द कैप्सूल, ये बाहर वाली कवरिंग, दिस इज द कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर ये जो ये है ना, दिस इज द ट्रेबेक्युलर, ठीक है, इनकैप्सुलेटेड है ये ऑर्गन। अच्छा, फिर उसके बाद आप देख सकते हो इसके अंदर एफरेंट वेसल्स हैं, ये वाली एफरेंट वेसल्स आ रही हैं। ये एफरेंट वेसल ने एक लोब्यूल बनाया, ठीक है, ये दूसरा, ये तीसरा, इस तरह करके ये एफरेंट वेसल से बना। और फिर इसने एंड पे दिया ईफरेंट वेसल्स, ठीक है। एफरेंट वेसल के अंदर अब क्या इंक्लोज्ड है, दिस इज द बेसिकली स्ट्रक्चर हैविंग, जिसे हम कहते हैं बेसिकली ये आपके पास कॉर्टेक्स का एरिया, दिस इज द ये वाला इज द कॉर्टेक्स, ये पिंक वाला, ठीक है, दिस इज द कॉर्टेक्स, दिस इज द पैराकॉर्टेक्स, ये वाला पैराकॉर्टेक्स, एंड दिस इज द मेड्यूला, ठीक है। अगर आप मेड्यूला को देखो तो दिस मेडुलरी साइनस, ये जो मेड्यूला में है, इसके साथ एसोसिएटेड है ईफरेंट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था, एफरेंट से एसोसिएटेड के खुद ड्राइंग में देखो ना, एफरेंट कॉर्टेक्स के साथ है दिस, ठीक है। और इफरेंट आपके पास मेडलरी साइनस के साथ है। पहले हम देख लेते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के अंदर क्या होते हैं, फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है। फॉलिकल्स कितने हैं आपके पास, दीज आर द टू फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल एंड सेकेंडरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल को अगर देखो, ये देखो, वो टोटल पिंक है, सो इट इज मोर डेंस एंड क्वेसेंट, लाइक इसका बिल्कुल एक्टिव नहीं होता ये, ठीक है। अच्छा, सेकेंडरी रेस्टिंग स्टेज में होता है, ये सेकेंडरी फॉलिकल देखो। अब फॉलिकल की भी फर्दर ना पार्ट्स देखो, ठीक है। फॉलिकल में कौन कौन से पार्ट्स हैं सेकेंडरी में, ये सेंटर में इसका जर्मिनल सेंटर है, ठीक है, और बाहर इसकी मेंटल जोन है, ठीक है। तो आपके पास क्या है, ये सेंटर में पेल होता है जर्मिनल सेंटर, और दिस इज द एक्टिव फॉर्म। प्राइमरी इज क्वेसेंट एंड सेकेंडरी इज एक्टिव, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया आपके पास कॉर्टेक्स का सारा कुछ। कॉर्टेक्स में बी सेल लोकलाइजेशन और प्रोलिफरेशन, ठीक है। कॉर्टेक्स का क्या काम है आपके पास, एक तो कॉर्टेक्स से याद रखो कि इसमें प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकुलर जर्मिनल सेंटर, सेकेंडरी में मेंटल जोन, और साथ में ये करेगा आपके पास एक्टिव फेज में होगा। तो इससे एसोसिएटेड होगा कि बी सेल की लोकलाइजेशन और प्रोलिफरेशन में काम आएगा। फिर इसके बाद पैराकॉर्टेक्स सेंटर वाला एरिया। पैराकॉर्टेक्स में क्या है कि टी सेल्स की एंडोथेलियल वेन्यूल्स के थ्रू एंटर करते हैं टी बी सेल्स, ठीक है, ब्लड के अंदर।
ये पैराकॉर्टेक्स से रिलेटेड है। अंडर डेवलप्ड होता है इन डायजॉर्ज सिंड्रोम, ठीक है, जो कि कैच 22 के साथ टी वाला इस थाइमिक हाइपोप्लेजिया। फिर इसके बाद है कि एक्सट्रीम सेलुलर रिस्पॉन्स के अंदर क्या होगा कि ये जो पैराकॉर्टेक्स है इसका हाइपरप्लेजिया होगा और लिम्फ एडिनोपैथी हो जाएगा। तो लिम्फ एडिनोपैथी के लिए जो आपके पास वो होगा रिस्पॉन्सिबल इन लिम्फ नोड्स इज ये हाइपरप्लेजिया ऑफ द पैराकॉर्टेक्स, ठीक है, जो कि हाइपर सेलुलर रिस्पॉन्स एक्सट्रीम सेलुलर रिस्पॉन्स की वजह से होगा। एक चीज अक्सर वो आपको एमसीक्यू पैराकॉर्टेक्स के साथ देता है, ठीक है। इसके बाद अब आप मेडुला में देखो, ये मेडुला में मेडुला जो से कॉर्ड्स हैं ये वाले गोल गोल ये वाले मेडुलरी कॉर्ड्स हैं, और ये जो सी स्पेस है दैट इज मेडुलरी साइनस, ठीक है। अच्छा जी, मेडुला का क्या काम है? दिस इज द रेटिकुलर सेल प्लस अच्छा मेडुलरी साइनस में बेसिकली आपके पास होते हैं रेटिकुलर सेल्स और साथ में मैक्रोफेजेस, ठीक है। सम्स पढ़े हुए ना आपने, एस्ट्रोजन रिसेप्टर वाले, ठीक है। अच्छा तो वो हो गया, और साथ में आपके पास मेडुलरी कॉर्ड्स, कॉर्ड्स में क्लोजली पैक्ड क्या होते हैं आपके पास? सीएलपी, ठीक है। सीएलपी या एलपीसी जितना भी करना है। सी से कॉर्ड्स, एल से लिम्फोसाइट्स, पी से प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। और सर्म से आपके पास हो गया साइनस दैट इज रेटिकुलर सेल्स एंड मैक्रोफेजेस, ठीक है। और ये कम्युनिकेट करता है विद इफरेंट वेसल्स, दिस इज द होल लिम्फ नोड, ठीक है। अच्छा ये क्या करता है आपके पास फंक्शन क्या है? फिल्टर करेगा मैक्रोफेजेस को, सर्कुलेट करवाएगा बीटी लिम्फोसाइट्स को, इमेच्योर रिस्पॉन्स एक्टिवेशन, ठीक है। ये सारा आपके पास काम है दिस लिम्फ नोड। ये सारा मैंने ऊपर से ही पढ़ा था बट मैंने एक पिक्चर में ले लिए, इसकी मैं स्क्रीनशॉट करके तो अभी भेज दूंगी ताकि आप लोगों को साथ साथ मिलता रहे, और इसी तरह ही अपनी कॉपी के अंदर बना लो, ठीक है। अच्छा चलो, इसके बाद आपके पास स्प्लीन, तो दिस इज द स्प्लीन स्ट्रक्चर। अच्छा सो दिस इज द स्प्लीन। अब स्प्लीन में देखो, स्प्लीन में भी आपके पास ना ये कैप्सुल और ये ट्रिपेकुलाई पड़े, बट स्प्लीन में दो चीजें, ये देखो स्प्लीनिक आर्टरी जो कि बेसिकली किसकी ब्रांच है? आपके पास सीलिएक ट्रंक की ब्रांच है, ठीक है। तो इसमें जो स्प्लीनिक ट्रंक में थर्ड, हाँ अव्वल ये स्प्लीनिक आर्टरी के साथ आपके पास स्प्लीनिक वेन आ रहा है। अब देखो, अगर आप आर्टरी को देखो तो एक आर्टरी ओपन एंडेड है ये वाली, एक क्लोज एंडेड है, ठीक है। सो दिस इज ओपन सर्कुलेशन, और ये जो सी है ये वाली दिस इज द क्लोज सर्कुलेशन, ठीक है। इसको भी फर्दर देखो, ये जो क्लोज सर्कुलेशन है ये कहाँ पे ड्रेन कर रहा है? ये देख रहे हो, ये रेड रेड पल्प, ठीक है, स्क्रीन में ये रेड पल्प पड़ा हुआ है, और जो व्हाइट पल्प है ये जो इसके ऊपर से आ रहा है, ये जो पीछे पड़ा हुआ है दिस इज द व्हाइट पल्प। अच्छा व्हाइट पल्प में क्या, वो देख लो, व्हाइट पल्प में आपके पास दिस इज द बेसिकली ये वाला पोर्शन सारा का सारा, ये जो ये वाला है, तो दिस इज द व्हाइट पल्प। अच्छा व्हाइट पल्प में आपके पास फॉलिकल है ये वाला, ये हम स्प्लीन पढ़ रहे हैं, बी सेल कहते हो, ठीक है। स्प्लीन में बी सेल्स पढ़े हैं, इसके अंदर साथ में क्या पड़ा हुआ है आपके पास? दिस इज द मेंटल जोन, ठीक है। और ये आपके पास जर्मिनल सेंटर है जस्ट लाइक फॉलिकल इन लिम्फ नोड, ठीक है। अच्छा इसके बाद आगे आ जाओ तो ये मार्जिनल जोन है आपके पास व्हाइट पल्प की। मार्जिनल जोन का क्या काम है? मार्जिनल जोन मैक्रोफेजेस स्पेशलाइज्ड बी सेल्स होते हैं यहाँ पे, इसके बाद एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, ठीक है। और ब्लड बॉर्न एंटीजन जितने भी आएंगे उसको रिकॉग्नाइज करेगा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को, क्योंकि हमें पता है कि मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल्स और ये जो है ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, ये आपकी बॉडी में एंटीजन को डिटेक्ट करेंगे और फिर प्रेजेंट करेंगे और फिर उसको किलिंग में हेल्प आउट करेंगे। सो दिस इज ब्लड बॉर्न एंटीजन रिकॉग्नाइज लिम्फोसाइट्स बिटवीन बिटवीन रेड एंड व्हाइट पल्प। तो मार्जिनल जोन कहाँ पे पड़ा हुआ है? दिस इज द व्हाइट पल्प, ये वाला सारा पोर्शन, और ये वाला आपके पास मार्जिनल जोन है, और ये रेड पल्प है, ठीक है। सो दिस इज द रेड पल्प, हैवी है ये। अच्छा जी, दिस इज द रेड पल्प, दिस इज द व्हाइट पल्प, इन बिटवीन इज ये मार्जिनल जोन, ठीक है। अच्छा खैर, तो इसके बाद आगे आ जाओ तो आपके पास पेरी आर्टीरियोलर लिम्फोइड शीथ होती है टी सेल्स की, ठीक है। सो दिस इज द ये टी सेल्स की लिम्फोइड शीथ है।
ये वैसे टी सेल की लिम्फोइड शीट का इधर किधर लिखा हुआ था, बट इतना ज़्यादा नहीं है इसका। इम्पोर्टेंट जो मेन है वो आपके पास इधर मार्जिनल जोन का पता होना चाहिए, उधर पैराकॉर्टिक्स का पता होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे पैराकॉर्टिक्स सारा कुछ कर रहा है, यहाँ पे मार्जिनल जोन कर रही है स्प्लीन के अंदर। अच्छा, फिर आपके पास रेड पल्प है, रेड पल्प में साइनोसॉइड्स हैं आपके पास इधर, और ये साइड पे रेटिकुलर फाइबर फ्रेमवर्क है। तो हमें ये पता है जितने भी लिम्फोइड ऑर्गन्स ऑलमोस्ट सब में रेटिकुलर फाइबर्स हैं। टॉन्सिल्स में, रेड पल्प में अक्सर वो एमसीक्यू देता है कि रेटिकुलर फाइबर सबसे ज्यादा अबंडेंट किधर है। तो स्किन इज ग्रेटर देन टॉन्सिल्स था, या टॉन्सिल इज ग्रेटर देन स्किन था, मुझे भूल ही गया। याद है? टॉन्सिल इज ग्रेटर देन स्किन फॉर रेटिकुलर फाइबर। अच्छा चलो, ये आपके पास कंप्लीट हो गया। Located in left upper quadrant of abdomen, anterolateral to left kidney, protected by ninth 11th rib, spleen dysfunction, post splenectomy, sickle cell disease, autosplenectomy। तो बेसिकली स्प्लीन एक डिसफंक्शन बता रहे हैं कि आपके पास सिकल सेल क्राइसिस में भी वैसे स्प्लीनेक्टमी वगैरह वो सारी चीज़ें करते हो, हावल जावल बॉडीज मिलती हैं। खैर इसमें होता कि आईजीएम डिक्रीज करेगा, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन कम कम होगा, डिक्रीज C3b ऑप्सोनाइजेशन, इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म। तो शिन वाला जो सा निमोनिक था आपके पास, दैट वाज आपके पास एस से था स्ट्रेप, फिर एच से एच इन्फ्लुएंजा, और फिर आपके पास एन से नाइजेरिया। तो ये जो एक्टिवेशन होती थी आपके पास इनकी, या जो मैकेनिज्म है क्या, और स्प्लेनेक्टमी के बाद ये क्यों करते हैं, तो दैट इज बाय डिक्रीज आईजीएम, डिक्रीज आपके पास कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, डिक्रीज C3b ऑप्सोनाइजेशन, ठीक है। तो इस तरह तो पोस्ट स्प्लेनेक्टमी फाइंडिंग क्या आएंगी, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट था एमसीक्यू में, आईजीएम और C3b और कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अच्छा जी, तो हाल चाल टारगेट सेल्स कल आप लोगों ने डॉक्टर समिया के साथ किए थे, टारगेट सेल्स कहाँ कहाँ होते हैं? थैलेसीमिया में होता है, और आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में भी होते हैं। हम्म, अभी स्प्लेनेक्टोमी के एक साथ। निमोनिक था ना, हम्म। निमोनिक उसने कराया था, वो मेरे ख्याल में हेल्ट HILT। अच्छा, तो क्या बनता था? HILT, एच हो गया? नहीं, एच हो नहीं, ILT हो गया, एच क्या था? एच जो है ना वो हेमोलिसिस। ओके, हेमोलिसिस। एल से लेड पॉइजनिंग, आई से आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, और टी से थैलेसीमिया। ओके ओके। एच का मैम कंफर्म नहीं है, हेमोलिसिस ही है। मैं बताती हूँ, एक मिनट। ओके, सो सुन लो, आपके पास है हीमोग्लोबिन सी डिजीज, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। हेमोग्लोबिन, यस यस। हाँ, पोस्ट क्लिनेक्टमी, ठीक है। तो इसका ये निमोनिक है, इसका है जी थाल, थाल, थैलेसीमिया का थाल। टी से थैलेसीमिया, एच से आपके पास हीमोग्लोबिन सी, ए से एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, एल से लेड भी बता रहे हो। मैं लेड, ये लिवर डिजीज है। अच्छा, ये देख लेना लेड का ना, ठीक है। वैसे तो मैंने एक दफा टारगेट सेल्स काफी जगहों पे किए हुए हैं। एक अभी आप काउंसिल में बॉडीज का पूछ रहे हो, तो येलो लिवर भी मैनिफेस्ट करता है विद हेपेटाइटिस, और साथ में आपके पास बैक पेन, हाई फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, जो आपके पास हेपेटाइटिस में भी सिम्टम्स आते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, जॉन्डिस, ठीक है। तो डिपेंड करता है ना, अब आपने सिनेरियो कैसे पकड़ा है, उसने और क्या चीजें पूछी हुई थी, कोई हिस्ट्री मैम दी हो। उसमें जो थी ना वो येलो फीवर नहीं था, एक एपोप्टोसिस था और एक जो है ना हेपेटाइटिस, जो इससे रिलेटेड थे। और कुछ लिखा हुआ था उसका कि सिम्टम्स कितने अरसे में आए हैं, क्योंकि येलो फीवर के सिम्टम ना शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं। अच्छा, येलो फीवर का ऑप्शन ही नहीं था ना मैम। अच्छा, येलो फीवर नहीं था, फिर अपोप्टोसिस नहीं होगा, फिर आपका हेपेटाइटिस होगा। तो फिर ये सीक्वेंस काम नहीं आएगा। देखो, अब आपके पास हिस्ट्री भी डिपेंड, अब आपके पास लेट्स सपोज अगर आपके पास इम्यूनिटी के साथ बात करता है या अपोप्टोसिस की तरफ लीड करता है, अपोप्टोसिस का भी तो कुछ हो, अगर उसने सिनेरियो उस तरह का दिया होगा तो फिर उसी तरह जाओगे जिस तरह सीक्वेंस है। लेकिन अगर टिपिकल उसने आपको लिवर की हिस्ट्री दी है, फिर आप उसकी तरफ जाओगे, ठीक है।
अब देखो एपोप्टोसिस के साथ अगर लिवर आता है तो किस तरह प्रेजेंट करेगा? मैं बताती हूँ, अगर मुझे मिल गया खुद को तो ठीक है। अल्कोहलिक वायरस, टॉक्सिक वाइट एसिड, ठीक है, बाइल एसिड, फैटी एसिड। वो भी कह रहे हैं कि एपोप्टोसिस के साथ भी लेकिन एक्यूट डिजीज प्रेजेंट करें, एक्यूट पल्मोनेंट हेपेटाइटिस। वही बात होगी, फिर हिस्ट्री के ऊपर ही डिपेंड करता है ना कि हिस्ट्री शॉर्ट है या लॉन्ग है। तो फिर तो आपको एपोप्टोसिस के साथ जाना चाहिए अगर उसमें एक्यूट हिस्ट्री थी तो। हम्म, ठीक है डॉक्टर काशिफ। सही है मैम, ठीक। हाँ चले, मतलब फ्यू डेज में उसको जॉन्डस हो गया, उसको समझो सब कुछ हो गया ना, ठीक है, जो आपके पास हेपेटाइटिस के फीचर है। मैम, हाँ जी। हेपेटाइटिस में भी तो एक्यूट वो हिस्ट्री नहीं होती। अच्छा देखो, एक्यूट और क्रॉनिक, क्रॉनिक भी तो चल रहा होता है ना, ठीक है। नहीं मैम, ये जो कौंसल मैन। अच्छा जी, काउंसलमेंट बॉडीज एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस बी सी ए, समटाइम्स सीन इन येलो फीवर, ठीक है, फ्लेवी वायरस इन्फेक्टेड। तो ये आपके पास बी सी और ए के साथ है। तो फिर आप फिर भी पहले अपोप्टोस, पहले वो येलो फीवर अगर मस्कीटो बाइट के साथ हिस्ट्री दे रहा है, और दूसरी चीज़ है कि आपके पास लेट्स सपोज वो हो सकता है एपिडेमिक, इंडेमिक, या फिर वो इन्वायरमेंटल फैक्टर मस्कीटो के लिहाज से। अच्छा फिर बी एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस के कुछ फीचर्स देगा, ठीक है। एपोप्टोसिस में जैसे एक्यूट फुलमिनेंट हाइपरटेंशन है, सॉरी हेपेटाइटिस है, तो मे बी उसने लिवर की कोई हिस्टोलॉजिकल फीचर दिया, अगर नहीं तो फिर आपके पास हेपेटाइटिस आएगा, ठीक है। और अगर कुछ भी नहीं है फिर सीक्वेंस कोई फॉलो करोगे, ठीक है डॉक्टर काशिफ। चलें सही अब आप है। सीक्वेंस ही रखो इसमें, ठीक है, क्योंकि सबकी ही फीचर्स है। खाली उसने वेग सा भी अगर हेपेटाइटिस दिया हुआ है ना और आपके पास लिखा हुआ है मॉस्की वो अपना येलो फीवर, तो येलो फीवर ही उठाना। सभी शॉर्ट हिस्ट्री एक्यूट हिस्ट्री के साथ आ रहे हैं। अच्छा चलो खैर, तो स्प्लीन कर लिया, स्प्लीन के बाद है थाइमस। तो वो डॉक्टर साहब के हमारे पास है अब थाइमस, ठीक है। थाइमस में आपके पास है कि एंटीरियर सुपीरियर मीडियस्टर्नम, अक्सर ये क्वेश्चन आता है एंटीरियर मीडियस्टर्नम के साथ, ठीक है। थर्ड पाउच से टी सेल डिफरेंशिएशन मैच्योरेशन इनकैप्सुलेटेड होता है ये भी। और साथ में दो चीज़ें, थाइमस जोन्स है हमारे पास था कैप निमोनिक CAP, ठीक है। आपके पास क्लेफ्ट, आर्च और पैलेट, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और पाउच वाज एंडोडर्म, ठीक है। तो ये जो पाउच से आपके पास क्लेफ्ट वो आ रहा है थाइमस आ रहा है, और इसका जो ये मीजोडर्म है यहाँ से आपके पास थाइमिक लिम्फोसाइट्स आ रहे हैं। अच्छा चलो, हमारे पास इसका कॉर्टेक्स होता है, इसका मेडुला होता है। टी से आपके पास टी सेल इमेच्योर होते हैं आपके पास कॉर्टेक्स में, मेडुला में मेच्योर होते हैं टी सेल्स। और आपके पास इसमें हाजल्स कार्पोसेल्स होते हैं जिसके अंदर एपिथेलियल रेटिकुलर सेल्स होते हैं। अभी हमने पीछे स्क्रीन किया, वहां पे आपके पास रेटिकुलर फाइबर्स थे। और मैंने कहा कि अगर आपके पास टॉन्सिल्स और अगर आपके पास स्किन दिया हो तो आपने पहले टॉन्सिल्स को प्रेफर करना है फॉर रेटिकुलर फाइबर्स। टी सेल्स, थाइमस, बी सेल, बोन मैरो, एब्सेंट थाइमिक शेडो शेडो और hypoplastic thymus is seen in immunodeficiencies, that is KID and Dijors syndrome. Thymoma, neoplasm of thymus जो myasthenia gravis में आप इसको ऑपरेट करके रिमूव करते हो। लोअर बॉर्डर ऑफ T4 से लेकर सॉरी थायराइड से लेकर T4 तक एक्सटेंड करता है अगर परसिस्ट करे तो, ठीक है। और सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम के साथ प्योर रेड ब्लड सेल एप्लेजिया और गुड सिंड्रोम, ये सब में आपके पास थाइमोमा प्रेजेंट करता है। तो इसका है माई सुपीरियर वेना केवा इज गुड हैविंग प्योर रेड सेल एप्लेजिया, ठीक है। सो MY इज माइसेनिया ग्रेविस, सुपीरियर वेना केवा आपके पास गुड सिंड्रोम एंड प्योर रेड सेल एप्लेजिया। ये हमने प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कर लिए। अब बेसिकली हमने कहा कि टी सेल और बी सेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो टी सेल्स की जो देख लो डिफरेंशिएशन, बोन मैरो में टी सेल्स के प्रिकर्सर्स होते हैं, थाइमस में फिर कॉर्टेक्स है और मेड्यूला है। अब कॉर्टेक्स के अंदर बेसिकली आपके पास पॉजिटिव सिलेक्शन होती है, मेड्यूला में आपकी नेगेटिव सिलेक्शन होती है। किन की? ये CD4 और CD8 की, जो कि बेसिकली प्रेजेंट किसको करती है? MHC क्लास 1, MHC क्लास 2 को, ठीक है। अभी किस तरह से प्रेजेंट करते हैं वो देख लो। इट इज़ बाय आपके पास ये CD8 जाएंगे साइटोटॉक्सिक सेल्स को, जो कि आपके पास आगे नेचुरल किलर और वायरस वगैरह के साथ, और CD4 हेल्पर जो कि टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी TB और उनके साथ आता है, ठीक है।
अच्छा जी, तो यहाँ पे साइटोटॉक्सिक हैं लिम्फ और एड्स वगैरह के साथ। अच्छा, लिम्फ नोड्स के पास किस तरह जाएँगे? साइटोटॉक्सिक जो कि आपके पास CD8 और हेल्पर जो कि CD4 के पास जा रहे हैं। ये साइटोटॉक्सिक आगे हेल्पर T1, हेल्पर T2 और जो आपके पास दूसरे वाले हैं हाली हेल्पर दैट इज़ आपके पास 17 और ट्रेग ये वाले टी सेल्स हैं, ठीक है? इन सबको टी रेगुलेटर ये जो उनसे इन सबको करेगा एक्टिवेट करेगा, ठीक है? अगर एक्टिवेट करेगा तो फिर ये क्या करेंगे? TH1 एक्टिवेट करेगा मैक्रोफेजेस को और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को। हेल्पर 2 करेगा एक्टिवेट इओसिनोफिल्स को। 17 जो कि पीछे आ रहा था हेल्पर सेल्स है ये न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन करेगा और जो टी रेगुलेटर है ये प्रिवेंट करेगा ऑटो इम्यूनिटी दैट इज खुद सेल्फ डिस्ट्रक्शन को प्रिवेंट करेगा। अब जो याद करने वाली चीज़ है वो आपने खुद करनी है दैट इज कैसे करेगा? तो मैक्रोफेजेस बाय इंटरल्यूकिन देखो हमेशा मैक्रोफेजेस के साथ एक चीज़ याद रखनी है। आपके पास इंटरफेरॉन गामा, इंटरल्यूकिन 2 और इंटरल्यूकिन 12 आता है। एओसिनोफिल एक्यूट फेज है, ठीक है? मैंने कहा था कि आपके पास जो रेड ब्लड व्हाइट ब्लड सेल्स हैं ये 5 नंबर होते हैं तो इंटरल्यूकिन 5 इंटरल्यूकिन 5 को डबल करो इंटरल्यूकिन 10 इंटरल्यूकिन 5 से पहले 4 और 5 के बाद 6 ठीक है? और एंड पे रह गया इंटरल्यूकिन 13 ठीक है? ये सारे आपके पास होंगे हेल्पर T2 से। इसके बाद आपके पास है 17 जो कि हेल्पर से आ रहा है बाय अपना इन सब मैकेनिज्म से। तो दैट इज आपके पास इंटरल्यूकिन 17, 21 और 22 ये हम वो जो एंजाइम करते हैं ना 11, 17 और 21 उससे याद रखो ठीक है। इंड्यूस न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट्स। अच्छा न्यूट्रो और टी रेगुलेटर्स TGF जो बीटा इंटरल्यूकिन 10 और इंटरल्यूकिन 35 ये प्रिवेंट करेंगे ऑटोलाइसिस और साथ में मेंटेन करेंगे टॉलरेंस। और पॉजिटिव और नेगेटिव बेसिकली पॉजिटिव हमने किया था ये लिम्फ नोड्स के कॉर्टेक्स के साथ और ये जो थाइमस के ठीक है थाइमस के लिम्फ नोड और थाइमस और लिम्फ नोड्स के ठीक है उसके कॉर्टेक्स के साथ और ये इनहिबिशन है बाय मेडुला। अब हर चीज़ की एक्टिवेशन अलग है और इनहिबिशन अलग है। एक्टिवेट होकर ये इन सब चीज़ों को एक्टिवेट करें इनहिबिट होकर ये इनको इनहिबिट करें। तो ये जो नंबर याद रखोगे एक्टिवेशन फैक्टर है और बाकी इनके इनहिबिशन फैक्टर हैं। रह गया इनहिबिशन फैक्टर वो सिर्फ इंटरफेरॉन गामा सब में ठीक है ऑलमोस्ट ये और ये बाकी देख लो इंटरल्यूकिन 4 इंटरल्यूकिन 4 ठीक है ऊपर इंटरल्यूकिन 10 है नीचे इंटरल्यूकिन 6 है। इसको बेशक याद रखो नहीं तो मेन ये वाली चीज़ है इसको याद रख लो ये मैंने लिया आपका फर्स्ट एड से। अच्छा पॉजिटिव जो सिलेक्शन हो गया ये आपके पास टी सेल रिसेप्टर्स होते हैं MHC जो टी सेल के ऊपर और ये फिर प्रेजेंट करते हैं MHC को ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसको एक्टिवेट करेंगे और जो नेगेटिव सिलेक्शन है वो फिर इसको इनहिबिट करके क्या करेगा आपकी टी सेल रिसेप्टर्स विद हाई एफिनिटी फॉर सेल्फ एंटीजन अंडरगो एपोप्टोसिस। तो जो आपके पास एंटीजेनिक प्रोसेस था वो खत्म हो जाएगा कम हो जाएगा उसकी वजह से क्या होगा द एंड ऑटो इम्यून रेगुलेटर प्रोटीन ड्राइव्स नेगेटिव सिलेक्शन एंड डेफिशिएंसी लीड टू ऑटो इम्यून पॉली एंडोक्राइन सिंड्रोम। तो बेसिकली ये कौन सा सिंड्रोम है क्रॉनिक म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस। इसमें 4 याद रखो ठीक है। कम क्या हो गया आपके पास एयर AIR दैट इज ऑटो इम्यून रेगुलेटर ठीक है प्रोटीन। जब एयर कम हो गया विदाउट एयर योर बॉडी विल चार्ज ठीक है चार्निंग वो बर्न वाला प्रोसेस जो सा होता है। तो C से आपके पास कैंडिडियासिस हो गया ठीक है। A से हाइपोपैराथायराइडिज्म हो गया A से एड्रिनल इनसफिशिएंसी हो गया और R से वही रिकरेंट कैंडिडियासिस हो गया। तो दिस इज व्हाट आपके पास अगली दफा वो कह दे कि जी आपके पास इंटरल्यूकिन कौन सा होगा जिसकी वजह से या कौन सा आपके पास प्रोटीन है दैट इज एयर प्रोटीन जिसकी वजह से आपके पास ऑटो इम्यून पॉली एंडोक्राइन सिंड्रोम होगा। अब हम इन्हें बॉदर नहीं करते और ये जो पेपर बी सर्जरी के अंदर वो पैथोलॉजी निकालते हैं ये नहीं छोटी छोटी इची बिची चीज़ों से निकालता है। अच्छा मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट इंट्रैक्शन तो अभी हमने ये टी हेल्पर 1 किया था ये वाला ठीक है। इसमें ये एक्टिवेट करता है मैक्रोफेजेस को ठीक है और टी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को। तो ये जो ये दोनों पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि ये मैक्रोफेजेस को नीचे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को हेल्पर 1 एक्टिवेट कर रहा है। जब एक्टिवेट होगा बाय सिक्रेटिंग इंटरफेरॉन गामा और साथ में इंटरल्यूकिन 2 था ठीक है जो कि सिलेक्टिन पॉजिटिव सिक्रीट कर रहा था। ये एक्टिवेट करेगा मोनोसाइट मोनोसाइट ब्लड में जाएंगे ठीक है लार्जेस्ट ब्लड में होते हैं मैक्रोफेजेस टिश्यूज में होते हैं ठीक है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को प्रेजेंट करेंगे ठीक है बाय इंटरेक्शन विथ टी सेल्स ठीक है। तो ये हमारे पास टी सेल है टी सेल के ऊपर ये जाके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स प्रेजेंट करेंगे टी सेल एक्टिवेट होगा टी सेल फिर अपना MHC क्लास 2 को
एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। टी सेल्स बाय सीडीएल, अच्छा अब रिसेप्टर्स होते हैं कुछ, इसका अपना रिसेप्टर है, इसका CD40 है, और एमएचसी के ऊपर होगा आपके पास CD40L, ठीक है, लाइगेंट। वो इसके साथ बाइंड करेगा और वो एक्टिवेट कर देगा एमएचसी सिस्टम को, एमएचसी, ठीक है। जो हमने वो पढ़ा हुआ है कि एक होता है आपके पास CD4 के साथ, एक होता है CD8 के साथ। तो CD4 वाला MHC2 होगा, और जो 1 वाला है वो MHC8 होगा। अच्छा, इसी तरह ये मैक्रोफेजेस एक्टिवेट करते हैं लिम्फोसाइट्स को बाय प्रेजेंटिंग एंटीजन। फिर साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हो गया जो हेल्पर 1 से एक्टिवेट हो रहा है, ये वायरल इन्फेक्टेड सेल्स और न्यूप्लाज्म, ये एमसीक्यू आता है। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का क्या काम है, वायरल इन्फेक्टेड और न्यूप्लाज्म, ठीक है। इसके बाद डोनर ग्राफ्ट सेल बाय इंड्यूसिंग एपोप्टोसिस, तो ये जो डोनर और ग्राफ्ट का रिजेक्शन वगैरह, उसमें भी आपके पास साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं, ठीक है। और किस तरह से बेसिकली करेगा, रिलीज करेगा साइटोकाइंस, उसमें भी परफोरिन्स और ग्रेन्जाइम्स। ये ग्रेन्जाइम्स अगले दिन भी एमसीक्यू आया हुआ था, ये परफोरिन का और ग्रेन्जाइम्स। वो कहते हैं कि ग्रेन्जाइम्स खुद अपना एपोप्टोसिस नहीं कर सकते, तो उसको क्या चाहिए, परफोरिन्स चाहिए। परफोरिन्स फिर करते हैं अपना एपोप्टोसिस, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। साइटोटॉक्सिक सी सेल्स हैव CD8, साइटोटॉक्सिक में CD8, हेल्पर में CD4। अच्छा, जो कि MHC1 के साथ होगा और फिर वायरल को किल करेगा। ये मैकेनिज्म मेरे से अगस्त में, मेरे से नवंबर में पूछा गया था। फिर एंड पे टी रेग जो सा पढ़ा हुआ था लास्ट वाला, ठीक है, जो कि आपके पास इंटरल्यूकिन, जो केले वाला था 6 था शायद, हाँ इंटरल्यूकिन 6 ये वाला, ठीक है, याद रखना है, जो कि कोरियोनिनाइटिस में भी होता है। तो ये इनहिबिट कर रहा है और TGF बीटा और इंटरल्यूकिन 2 इसको एक्टिवेट कर रहा है। अच्छा, तो खैर स्पेसिफिक इम्यून टॉलरेंस, इसको कहते हैं इम्यून टॉलरेंस, ठीक है, जो कि सप्रेस करेगा किसको, CD4 CD8 दोनों को, ठीक है। आइडेंटिफाइड बाय एक्सप्रेशन ऑफ, इसमें क्या है, CD3 CD4 और CD25 और FOXP3। एक्टिवेट रेगुलेटरी टी सेल्स, प्रोड्यूस एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस दैट इज इंटरल्यूकिन 10 एंड TGF बीटा। इसमें आपके पास निमोनिक है आईपेक्स, इसमें किस किस वजह से, इसकी जो फॉक्स P3 है, इसका अगर म्यूटेशन हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो इम्यूनो डिसरेगुलेशन, पोली एंडोक्राइनोपैथी, ऊपर हमने कौन सी एंडोक्राइनोपैथी की थी, ऑटो इम्यून पोली एंडोक्राइन सिंड्रोम। अच्छा, तो पोली एंडोक्राइनोपैथी हो जाएगी, इसके अलावा आपके पास एंटेरोपैथी हो जाएगी, एंड एक्स लिंक सिंड्रोम होता है। आप जो आजकल पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं एक्स लिंक कौन सा होगा, तो आईपेक्स इज एक्स लिंक, लेकिन एक्स लिंक रिसेसिव है या डोमिनेंट है, ये मेंशन नहीं है, मैं देख के बताती हूँ। रिसेसिव ही होगा। कंफर्म नहीं है ना। मैम देखे ना, ज्यादातर मेल जो है ना वो इफेक्टेड हिस्ट्री तो होते हैं। नहीं, हिस्ट्री तो लिखी नहीं है इधर, लेकिन सही कह रहे हो, जी। ठीक है। हाँ, लेकिन सही कह रहे हो, ठीक है। वैसे लिखा नहीं है मेल, लेकिन सही कह रहे हो, ये एक्स लिंक रिसेसिव है, ठीक है। तुक्का मारा है मगर सही मारा है। मैम ये नीचे लिखा है कि डायबिटीज इन मेल इन्फेंट। शायद मैं नीचे नहीं गई, हाँ मैं नीचे पढ़ा नहीं ना अभी, इसलिए ठीक है। करेक्टराइज्ड बाय एंटेरोपैथी, ठीक है, वो उसके ई में, एंडोक्राइनोपैथी, नेल डिस्ट्रॉफी, dermatitis और अदर autoimmune dermatological condition associated with diabetes in male infants, ठीक है। चलो ओके। अच्छा, इसके बाद आपके पास टी और बी सेल एक्टिवेशन है, ये मैकेनिज्म देख लो कि हमारे पास एंटीजन आया। डॉक्टर काशिफ आपने शायद पिछले लेक्चर्स नहीं लिए, तो ये पिछले लेक्चर में ना मैंने अपना ऑन्कोलॉजी में इसका बहुत डिटेल्ड पढ़ा है, एक एक चीज जो एमसीक्यूज थी, जो ड्रग्स थी,
इधर कौन कौन सा एक्ट कर रहा है वो सब बताया। अच्छा, एंटीजन आया, एंटीजन बाइंड किया एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में, ये डेंड्रिटिक हो सकते हैं, मैक्रोफेजेस हो सकते हैं, ठीक है, तो उनको प्रेजेंट किया, और लैंगरहैंस सेल्स हैं, ठीक है, बी सेल्स हैं आपके पास, डेंड्रिटिक सेल्स हैं, लैंगरहैंस सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं। सबसे ज्यादा अगर एमसीक्यू में आए पहले डेंड्रिटिक आएगा और फिर मैक्रोफेजेस आएंगी, ठीक है, फिर लैंगरहैंस और बी सेल्स। अच्छा चलो, तो एंटीजन आया, एंटीजन ने एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को प्रेजेंट किया, प्रेजेंट करके इन्होंने आपके पास एक्टिवेट कर दिया एमएचसी क्लास 2 को या एमएचसी क्लास 1 को। अगर तो एमएचसी क्लास 2 को इसने एक्टिवेट किया तो आपके पास हेल्पर टी सेल्स होंगे, और अगर एमएचसी क्लास 1 को प्रेजेंट किया तो आपके पास साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एक्टिव होंगे, ठीक है। खैर ये जो नेटिव टाइप के टी सेल्स हैं इनके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, ये वाले, ये टी सेल रिसेप्टर्स हैं, दिस इज द टी सेल खुद, ठीक है, जिसके ऊपर एमएचसी आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ठीक है, ये वाले एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, इनके ऊपर आपके पास एमएचसी क्लास 1 और 2 होती हैं, ये आपके पास टी सेल्स हैं, इसके ऊपर टी सेल रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। तो आपके पास अगर एमएचसी 2 है तो CD4 होगा, और एमएचसी क्लास 1 है तो CD1 होगा। अगर एमएचसी क्लास 2 है तो ये एक्टिवेट करेगा आपके पास CD4 को, और अगर एमएचसी क्लास 1 है तो ये एक्टिवेट करेगा CD8 को। अच्छा, इसके बाद क्या होगा कि ये फिर अपना एक्शन करेगा। एक्शन किस तरह करेगा? टी सेल को एक्टिवेट कर देगा। एक चीज ये, दूसरी चीज ये, डेंड्रिटिक सेल्स के अंदर आपके पास होता है CD80 86, ठीक है, ये B7, और ये एक्टिवेट करेगा टी सेल्स के ऊपर CD28 को। एक्टिवेट करने के बाद ये एक्टिवेट कर दिया इसने टी सेल्स को, हेल्पर को, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, वायरल किलिंग मैकेनिज्म में करेगा। ये था आपके पास सारा मैकेनिज्म। दिस इज द टी सेल एक्टिवेशन, एपीसी इंजेक्शन हो गया, टी सेल एक्टिवेशन हो गया, MHC2 जोन से CD4 को, MHC1 CD8 को करेगा, ठीक है। प्रोलिफरेशन सर्वाइवल किस तरह होगा कि आपके पास B7 जो पड़ा हुआ है ऑन डेंड्रिटिक और CD28 टी सेल्स के ऊपर, ये इंटरेक्ट करेंगे, एक्टिवेट करेंगे हेल्पर टी सेल्स को, प्रोड्यूस करेंगे साइटोकाइन्स, टी सेल्स एबल टू रिकॉग्नाइज एंड किल द साइटोटॉक्सिक जोन्स हैं, किल वायरस इन्फेक्टेड सेल। सेम है बी सेल की एक्टिवेशन, ठीक है। अब बी सेल्स के लिए क्या है? दिस इज आपके पास एक्टिवेटेड CD4 टी सेल्स, ठीक है, ये टी सेल्स हैं, और ये बी सेल्स हैं। टी सेल्स के ऊपर टी सेल रिसेप्टर है, समझो एमएचसी निकाल दी है और अब आप टी सेल रिसेप्टर्स की बात कर रहे हो। ये टी सेल्स अब बी सेल्स के ऊपर मौजूद हैं आपके पास, जो आपके पास थे, क्योंकि आपके पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स थे, बी सेल्स हैं आपके पास, डेंड्रिटिक सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, और साथ में लैंगरहैंस सेल्स हैं। तो जितने भी डेंड्रिटिक सेल्स हैं और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं उनके ऊपर ये एमएचसीज पड़े हुए हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्सेस। अच्छा, ये क्या हुआ? एंटीजन है या बी रिसेप्टर से बाइंड किया, इसने MHC2 को एक्टिवेट किया, इसने फिर क्या किया? प्रेजेंट किया इस एंटीजन को टी सेल रिसेप्टर्स के थ्रू, ठीक है। फिर ये एक्टिवेट हो गए, इन्होंने एक्टिवेट करके क्या किया? रिलीज किया। वैसे अगला उसने ये किया हुआ कि इस रिसेप्टर ने CD40 लाइगेंड को एक्टिवेट किया, उसने बी सेल को एक्टिवेट किया, फिर आपके पास साइटोकाइंस रिलीज हुए, साइटोकाइंस जो इंटरल्यूकिन्स हैं, ठीक है। सो ये क्या करेंगे? आपके पास एक्टिवेशन करेंगे बी सेल्स को, बी सेल्स क्या करेंगी? फिर आपके पास इम्यूनोग्लोबुलिन बनाएंगी। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन फॉर्मेशन इन द डिजीज प्रोसेस, जहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, ठीक है। सेम यही सारी चीज लिखी हुई है यहाँ पे। अब आपको याद क्या होना चाहिए? ये CD40, ये CD4, ठीक है, बी सेल्स का MHC, और इधर ये आपके पास, ठीक है, CD4 8 80 86 28, ठीक है, ये सारा कुछ। चलो आगे, आगे आपके पास, अब मैंने सारा MHC तो पढ़ा दिया, बट व्हाट इज MHC? MHC इज मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 and 2, ठीक है, जो कि इनकोड करता है HLA जीन। HLA जीन किसके लिए जरूरी होता है? जैसे आप ट्रांसप्लांट और उसके लिए करते हो तो उससे पहले HLA टाइपिंग करते हो, ठीक है, जैसे हम ब्लड ग्रुप टाइपिंग करते हो उसी तरह रिजेक्शन वगैरह तो नहीं है, तो उस तरह। अच्छा चलो, प्रेजेंट एंटीजन फ्रेगमेंट टू टी सेल्स एंड बाइंड टी सेल रिसेप्टर्स। तो MHC क्या करता है? ये आपके पास प्रेजेंट करता है एंटीजन और बाइंड करता है टी सेल रिसेप्टर TCR। अच्छा, इधर आपके पास दो कॉम्प्लेक्सेस हैं, एक है कॉम्प्लेक्स 1, एक है कॉम्प्लेक्स 2। कॉम्प्लेक्स 1 कहाँ पे पड़ा हुआ है? HLA A B C, ठीक है, MHC1 लोकाए, ठीक है, MHC1 लोकाए पे, इसलिए इसको MHC1 कहते हो, ठीक है। ये CD8 के साथ करता है आपका बाइंडिंग, और स्ट्रक्चर में इसकी 1 लॉन्ग चेन और 1 शॉर्ट चेन है। शॉर्ट चेन जोन से दैट इज बीटा चेन, लॉन्ग चेन जो है वो है अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3। अब ये चीज देखने वाली चीज है, इधर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 है, जबकि आपके पास MHC2 में दो चेन्स हैं, दो अल्फा, ठीक है, और दो बीटा, बीटा 1 एंड बीटा 2, जबकि उधर सिर्फ शॉर्ट चेन आपके पास बीटा 2, और ये सिर्फ ग्लोबिन है,
ठीक है, ये सॉरी बीटा टू कौन सी है, बीटा एस नाम नहीं लिखा, तो ये बीटा टू माइक्रोग्लोबिन, ये एमसीक्यू पूछता है वो कि ये कहाँ पे मौजूद है, ये आपके पास एमएचसी वन में पड़ा हुआ है। अच्छा चलो, अब ये एमएचसी वन किसको प्रेजेंट करेगा, ठीक है, एक्सप्रेस करेगा टू एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, जिसमें भी हमने बी सेल्स, लैंगरहैंस सेल्स, डेंड्रिटिक सेल्स और साथ में हमने किए थे, एक और था, कौन सा था, डेंड्रिटिक बी सेल्स, लैंगरहैंस और मैक्रोफेजेस, ठीक है, और प्लेटलेट्स को करेगा, ठीक है, और तमाम न्यूक्लिएटेड सेल्स, तमाम मतलब तमाम एक्सेप्ट ऑफ आरबीसीज, आरबीसीज को इसलिए क्योंकि वो आपके पास न्यूक्लिएटेड नहीं है, इसलिए उसको नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा चलो, तो ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि बाकी सब में आपके पास एमएचसी वन है जो कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के थ्रू करता है और किल करता है वायरसेस को। अच्छा प्रेजेंट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जाएंगे, एंडोजिनस है एमएचसी वन, हम पैदाइशी जोन से नंबर वन है एंडोजिनसली, ठीक है। अच्छा एमएचसी वन अब क्या है आपके पास आगे करेगा, एंटीजन पेप्टाइड लोकेटेड ऑन एमएचसी वन इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आफ्टर डिलीवरी थ्रू ट्रांसपोर्ट एसोसिएटेड विद एंटीजन प्रेजेंटिंग प्रोसेस, तो ये भी एक एमसीक्यू है, ये कहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है। अगले दिन मैंने ना इन्हें सबको पिक्चर दिखाया था, ऐसे करके सेल था, ये साइटोसोल था सेल का, ये न्यूक्लियस था, यहाँ से आपके पास यूबिक्यूटिन मिसफोल्डेड प्रोटीन आते हैं, यहाँ पे फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपके पास एमएचसी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, वो फिर ये सारा प्रोसेस कर रहा होता है, ठीक है, तो वो देख लेना इम्यूनो ऑन्कोलॉजी में। अच्छा चले खैर, तो और इसमें बीटा माइक्रोग्लोबुलिन होंगी, ठीक है, और एंडोजिनस एंटीजन प्रेजेंट होती हैं 2CD8 और साइटोटॉक्सिक टी सेल जो कि वायरल किलिंग में हेल्प करेगा। जहाँ वो एबीसी था, ये है अपना HLA, ये HLA एसोसिएटेड है, ठीक है, HLA-A-B-C, और वो ये HLA-DP, DQ और DR, डॉक्टर की DP क्यों लगाई, ठीक है, DP DQ और DR, वो MHC वन लोग आए थे, MHC टू लोग आए हैं, ठीक है, वो TCR जो टी सेल रिसेप्टर्स हैं वो CD8 को है, ये CD4 को है, ठीक है। उधर आपके पास 3 अल्फा और 1 आपके पास स्मॉल चेन और 1 लॉन्ग चेन होती है, यहाँ पे 2 इक्वल लेंथ की 2 अल्फा और 2 बीटा होती हैं, वो आपके पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स और प्लेटलेट्स को एक्सेप्ट ऑफ आरबीसी, और ये ओनली एंड ओनली एपीसी जो कि आपके पास है मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक, बीटा सेल, लिख लो ये भूल जाने हैं, और लैंगरहैंस सेल्स, ठीक है। अच्छा इसकी सीक्वेंस भी यही है? नहीं नहीं, इसके सीक्वेंस ये नहीं है, अच्छा सीक्वेंस में लिख देती हूँ, डेंड्रिटिक फिर है मैक्रोफेजेस, ठीक है। अब वैसे पूछते नहीं है कि बी सेल आएगा फिर या लैंगरहैंस सेल आएगा, उसका मुझे सीक्वेंस भी नहीं पता क्योंकि उसका सीक्वेंस हमने सिर्फ यही पढ़ा हुआ है भाई, डेंड्रिटिक और मैक्रोफेजेस, ठीक है। अच्छा जी, फिर एंटीजन लोकेटेड फॉलोइंग रिलीज ऑफ इनवेरिएंट चेन इन एसिडिफिक एंडोसोम, ठीक है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था और ये एसिडिफिक एंडोसोम है, वो आपके पास एंडोजिनस है, ये एक्सोजिनस है, ठीक है। चलो जी, ये हो गए आपके पास एमएचसी का स्ट्रक्चर। ये वैसे पैथोलॉजी में ये आप लोगों ने रट्टा लगाया हुआ, मैं एक दफा बता देती हूँ। अब क्योंकि ये HLA एसोसिएटेड होता है ना, ये देखो एनकोडेड बाय HLA, तो HLA इज नेसेसरी फॉर MHC, LHLA होगा तो MHC को वो इनकोड करेगा और फिर MHC प्रेजेंट करेगा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को जो कि एक्टिवेट करेंगे T और B सेल्स से रिलेटेड जो भी फिनोमेना है। तो ये एक चेन है कि HLA जीन एक्टिवेट करे, इनकोड करेगा आपके पास MHC वन और MHC टू, ठीक है। MHC वन जो उनसे आपके पास फिर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, और ये भी APC के साथ, इधर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, न्यूक्लिएटेड सेल्स और प्लेटलेट्स, ठीक है, इनको करके बाय टी सेल, एक सेकंड ठहरो, ये इसको, हाँ, और फिर ये किसको प्रेजेंट करेगा, टी सेल रिसेप्टर्स को। MHC वन जो उनसे बाय किससे करेगा, CD8, CD8, MHC2, CD4। CD4, और फिर ये एक्टिवेट कर देगा MHC वन, किसको करेगा, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, और करेगा हेल्पर टी सेल्स को, ठीक है। और वो जो दूसरा कैस्केड था वो था ये आपके पास वापस बी सेल्स को, मतलब अगर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बी सेल है तो बेसिकली फिर साइटोकाइन को रिलीज करके ये
इम्यूनोग्लोबुलिन रिलीज करेगा। ये छोटा सा फिनोमिना कर लो तो ये समझ लग जाएगी, ठीक है। अच्छा मैम चलिए, इधर वो 2 पॉइंट और भी करो क्या कि एक्यूट रिजेक्शन में CD8 है और क्रोनिक में CD4 एक्यूट में CD 8। और क्रॉनिक में CD4? असल ना मैं आगे जाती थी, लेकिन चलो अच्छी बात है, इधर ये ऐड कराती है। ओके चलो, अब है B27 जो कि आपके पास है, इसका निमोनिक पेयर, ठीक है। इसका सीक्वेंस आज सच नहीं है, इसकी अपनी अपनी हिस्ट्री आती है। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के साथ अपनी आएगी, और IBD के साथ अपनी आएगी, ठीक है। और हार्ट वॉल्व के साथ भी इनकी एसोसिएशन होती है। अच्छा जी, B27 सोरियाटिक आर्थराइटिस, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, IBD एंड रिएक्टिव आर्थराइटिस, ये इसका निमोनिक है। वो जब भी पूछेगा कि चले सब टाइप अगर B27 है तो किस डिजीज में मिलेगा, B57 आपके पास एवाइकावेर हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। ये वीर ज्यादा वो एंटीवायरल थेरेपीज। DQ2 एंड DQ8 इज सीलिएक डिजीज, ठीक है। I ate too much gluten at डेयरी क्वीन, ठीक है। तो Q8 and 2। अच्छा, इसके बाद है आपके पास DR3 दैट इज डायबिटीज मिलाइटिस 1, SLE ग्रेव्स डिजीज, हाशिमोटो थायराइडाइटिस एडिशंस, और DR4 इज रिमोटाइड आर्थराइटिस, डायबिटीज टाइप 1 एंड एडिशंस। और भी हैं वैसे आपके पास, पैथो में कर लेंगे। कॉम्प्लीमेंट में आ जाओ तो कॉम्प्लीमेंट क्या सिस्टम ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता क्या है, बेसिकली कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन होता है। तो फिर आपके पास कुछ रिलीज होते हैं आपके पास, समझो कि ऑप्सनाइजेशन के लिए, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स रिलीज होते हैं बैक्टीरियल किलिंग के लिए होते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट उसको हेल्प आउट करेगा फॉर डिटर्मिनिंग एंड किलिंग दैट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, बाय कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, ठीक है। अच्छा, सिस्टम ऑफ हेपेटिकली synthesized plasma proteins, so these are the plasma proteins synthesized from liver. They play a role in innate immunity. Innate is what, जो इनबॉर्न है या जो बाहर से आती है, innate सेल्फ, इन ठीक है। बॉन्ड बॉन्ड इनबॉर्न के, हाँ जी। मेम्ब्रेन अटैक प्रोटीन मैक डिफेंड अगेंस्ट, अच्छा ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लीमेंट में मेम्ब्रेन अटैक प्रोटीन्स डिफेंड्स अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। द CH50 टेस्ट इज यूज्ड टू स्क्रीन फॉर एक्टिवेशन ऑफ क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे। तो बेसिकली ये जो मेम्ब्रेन अटैक प्रोटीन है ना, ये स्पेसिफिकली आपके पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया खास करके अक्सर वो देता है नाइजीरिया के लिए, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स ना, नाइजीरिया के लिए, ठीक है। तो ये इसलिए जब किसी में कॉम्प्लीमेंट्स कम होंगे तो बार बार इन्फेक्शन किससे होगा, आपको नाइजीरिया से। अच्छा, इसमें अब उसने कहा कि जो CH50 टेस्ट है, ये किसके लिए कर रहे हो, CH50 कर रहे हो क्लासिक कॉम्प्लीमेंट पाथवे। तो कॉम्प्लीमेंट के ना 3 पाथवेज हैं। एक है आपके पास क्लासिकल, एक है लेक्टिन, और एक है अल्टरनेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले क्लासिक पाथवे में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा। लेक्टिन में क्या होगा कि माइक्रोबियल सरफेस के ऊपर, ठीक है, आपके पास एक मेनिन बाइंडिंग लेक्टिन होता है, ठीक है, लेक्टिन, इसीलिए लेक्टिन पाथवे करते हो। ये दोनों चीजें प्रेजेंट करेंगी आपके पास इस कॉम्प्लेक्स को, ये सारा कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर ये एक्टिवेट करेगा C3 को बाय C3 कन्वर्टेज, C3 कन्वर्ट हो जाएगा ये C5 में, ठीक है। C3A ये वो ये सारा कुछ ना करो बेशक, C5A यहाँ से ये क्लासिक पाथवे और लेक्टिन पाथवे कॉमन हो गया C5। अच्छा, जिससे हम करते हैं ना वो अपना वो वाला पाथवे, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक। अच्छा, अल्टरनेट पाथवे बेसिकली किसके लिए, क्लासिक लेक्टिन, लेक्टिन बैक्टीरिया के ऊपर ये पड़ा हुआ है, ठीक है। और क्लासिक में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है, ये चीज याद रखनी है। अल्टरनेट पाथवे में क्या है कि माइक्रोबियल सरफेस नॉन स्पेसिफिक एक्टिवेटेड एंडोटॉक्सिन्स होते हैं ये, ठीक है। माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से होता है ये अल्टरनेटिव पाथवे, ठीक है, ये MCQ आता है। और ये क्या करेगा आपके पास, ये भी एक्टिवेट करेगा C5 को, एक्टिवेट करके अब ये देखो ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स MAC बना रहा है, मैक में क्या आपके पास C5V6789, और ये करेगा लाइसिस या साइटोटॉक्सिसिटी। तो ये अक्सर उसने MCQ पूछा होता है कि मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स इज फॉर सेल लाइसिस और डिस्टर्ब सेल मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, कंपोज्ड ऑफ C5B C69, ठीक है, 5B और 6 से लेकर 9 तक। जबकि आपके पास ऑप्सनाइजेशन के लिए C3B और साथ में FC पोर्शन,
कीमोटेक्सिस के लिए C5A, एनाफाइलेक्सिस के लिए C3A, 4A, 5A। मोस्ट कॉमन होगा 5A इसमें, ठीक है। वायरल न्यूट्रलाइजेशन के लिए C1 2 3 4। ये जो दूसरी बुक दिखाई थी ना मैंने, उधर से पिक्चर उठाई है ये वाली मैंने। अच्छा चलो, तो दिस इज बेसिकली मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स जो बन गया हमारे पास C5B 6 5 6 और 6 7 8 9, ठीक है। आगे भी नीचे ये सारा कुछ लिखा हुआ है इसका। ऑप्सनाइजेशन अब क्या है कि प्राइमरी ऑप्शन इज बैक्टीरियल डिफेंस, enhance phagocytosis, C3b, तो बैक्टीरियल ईटिंग प्रोसेस इज ऑप्सनाइजेशन बाय C3b एंड IgG का FC पोर्शन। इनहिबिटर्स, ठीक है, डिके एक्सेलरेशन फैक्टर DAF एंड C1 esterase inhibit help prevent complement activation on सेल। तो हमने पढ़ा था ई से इस्टरेज C1 कॉम्प्लेक्स 1, ठीक है, जो कॉम्प्लीमेंट 1 है दिस इज C1। तो C1 जो है दैट इज नेसेसरी फॉर एक्टिवेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, और बेसिकली ये एक्टिवेशन करेगा खुद से होगा ऑन आरबीसीज, ठीक है। एक्टिवेशन ऑन सेल्फ, ऑन सेल्फ सेल आरबीसीज एग्जाम्पल है। और C1 एस्ट्रेज, ठीक है, ये फिर आपके पास फेगोसिटिक एक्टिविटी ज्यादा करेगा। अच्छा चलो, सो C1 एस्ट्रेज डेफिशिएंसी की भी एक डिजीज आती है हमारे पास। ये सारा आपके पास है। C3A आया जो सबसे पहला था, एनाफाइलेक्सिस वाला C3A। उसने स्टिमुलेट किया मास्ट सेल्स को, उन्होंने डिग्रेनुलेट किया, उन्होंने रिलीज किया हिस्टामिन, एंडोथेलियल परमेबिलिटी बन गई, नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह भी रिलीज होते हैं। C5A मीडिएटेड न्यूट्रोफिल कीमोटेक्सिस, तो कीमोटेक्सिस में हेल्प किया आपका C5A ने। फिर आपके पास जो सारा कॉम्प्लेक्स बना था यहाँ पे बेसिकली क्या, एक था एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, एक था लेक्टिन, और तीसरा था आपके पास अल्टरनेट पाथवे। अल्टरनेट पाथवे में बैक्टीरियाज वगैरह आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको उसने खैर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस किसी भी एक्सपायरी साइटोलिसिस हुआ दैट इज C5B 6 7 8 और 9 से, ठीक है। इसकी वजह से मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बन गया। उसने फिर आपको हेल्प किया ये ऑप्सनाइजेशन में, ठीक है, जिसमें आपके पास क्या था C3B और साथ में FC पोर्शन ऑफ IgG, ठीक है। और वो फिर आपके पास माइक्रोब की ईटिंग प्रोसेस फेगोसाइटोसिस में करेगा। तो पहले इन्फ्लेमेशन, फिर साइटोलिसिस, और फिर ऑप्सनाइजेशन। दिस इज द होल प्रोसेस फॉर कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, आइसो, ठीक है, आइसो। चलो जी आगे चलें। कॉम्प्लीमेंट डिसऑर्डर, तो हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट में अर्ली टर्मिनल, जिसे आप वो भी कहते हो, क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स वाला, ठीक है। 5 कौन सा था, 5 5B, ठीक है, C5B, C6 और 7 8 9। अच्छा, सो अर्ली कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसीज में इंक्रीज रिस्क ऑफ स्वेयर रिकरेंट पायोजेनिक साइनस, respiratory tract infection. C3B is used in clearance of antigen antibody complexes, increased risk of SLE, ठीक है। ये C3B की कमी, क्योंकि इधर हमने ये देखा है कि हमारे पास ये C3A अगर जरूरी है तो C3B ऑप्टिमाइजेशन के लिए जरूरी है, ठीक है। ये नहीं होगा तो आपके पास ज्यादा चांस होंगे SLE में। तो अक्सर वो कहते हैं कि कॉम्प्लीमेंट डिक्रीज किस में कर रहे हैं, SLE में, या यूज हो गए हैं किस में, SLE में। अच्छा, टर्मिनल कॉम्प्लीमेंट में इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू नाइजेरिया बैक्टीरिया। अभी मैंने क्या बताया कि जब भी आपके पास मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स कम होगा, जो कि आपके पास अल्टरनेट पाथवे से आ रहा था, ठीक है, बैक्टीरियल एक्टिविटी वाला, तो ये हो जाएगा। अच्छा, C1 स्ट्रेस जो फर्स्ट वाला कॉम्प्लीमेंट था, तो कॉज हेरिडिटरी एंजियोएडीमा, एंजियोएडीमा, ठीक है। एंजियोएडीमा क्या होता है, angio's vessel edema due to unregulated activation of kallikrein, ठीक है। तो ये kallikrein पाथवे बेसिकली आगे आपको लीड करता है उसमें भी, एक तो ये ब्रेडिकाइनिन वाला पाथवे ना, साथ में इंट्रिंसिक पाथवे से भी आगे लीड करता है। सो इंक्रीज ब्रेडिकाइनिन characterized by decreased C4 level, ACE inhibitors are contraindicated also bradykinin। तो ये इंपॉर्टेंट है सारा, एक एक लफ्ज, ठीक है। कि आपके पास अगर C1 कम है तो इसकी वजह से एंजियोडीमा होगा, जो कि आपके पास कर देगा एक्टिव अनरेगुलेटेड, ड्यू टू अनरेगुलेटेड एक्टिवेशन ऑफ कैलिक्रिन की वजह से एंजियोडीमा हो जाएगा, तो जिसकी वजह से इंक्रीज ब्रेडिकाइनिन, और और इंक्रीज ब्रेडिकाइनिन का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, डिक्रीज C4 कॉम्प्लेक्स। एस इनहिबिटर्स आर कॉन्ट्रिकेटेड, ठीक है। खैर ये सारा एक फिनोमेना पढ़ लो कि आपके पास ये होमवर्क है, मैं करा दूंगी कल। कैलिक्रैनिन, कैलिक्रैनिन पाथवे, ठीक है, ये करके आने कल। चलो आगे, आगे आपके पास
दिस इज पेरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया। ठीक है, इधर आपके पास जो पाइगा जीन है ये इफेक्टेड होगी। ठीक है, दैट इज बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइको फॉस्फोटिडाइल इनोसिटॉल। और ये सारे चीजें लीड टू आपके पास क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस हो जाएगा। हेमोलिसिस है मतलब कि आपके पास डिक्रीज हेप्टोग्लोबिन डार्क यूरिन। सो इसका जो परसेस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया इसका अक्सर वो देता है आपको एमसीक्यू डार्क कलर यूरिन के साथ। इसमें ये नहीं पूछता कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट है क्या है। कॉज इज एटिपिकल वीनस थ्रोम्बोसिस, ब्लड शेयरी सिंड्रोम, पोर्टल वेन सेरिब्रल और डर्मल थ्रोम्बोसिस। तो बस इसमें आपको डार्क यूरिन और थोड़ी सी हिस्ट्री पता होना चाहिए और पाइगा जीन का थोड़ा सा पता होना चाहिए। अच्छा चलो आगे हमारे पास लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन है। तो नॉर्मली हमारे पास बॉडी में अपर बॉडी है। ठीक है, इधर आपके पास सिस्टर्ना काइलायात है। दिस इज द सिस्टर्ना काइलायात, ये वाला। ठीक है, ये ऊपर आया फिर ऐसे तरफ पीछे चला गया और ये ऊपर चला गया और ये ओपन हो गया आपके पास जहाँ पे जंक्शन है ब्रेकिस पर एक ट्रंक बन रहा है, दैट इज इंटरनल जगुलर वेन और साथ में लेफ्ट साइड की सब क्लेवियन वेन। जबकि राइट साइड की अगर बॉडी की बात करें तो आपके पास राइट साइड का जो हेड है, फेस है, स्कैल्प है, ठीक है, आपके पास ईयर है और जो अपना राइट साइड की ये बॉडी है और डायफ्राम से जो ऊपर ऊपर वाला पार्ट है। ठीक है, डायफ्राम या टी टेन, ठीक है, उससे ऊपर ऊपर वाला सारा पार्ट दैट ट्रेन्स इनटू राइट साइड पे। इस वजह से हमारे पास क्या है कि राइट साइड पे ज्यादातर एडिमा और प्लूरल एफ्यूजन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं राइट साइड पे। अच्छा चलो खैर, तो यहाँ से सारा ट्रेन करके आपके पास थोरेसिक डक्ट के अंदर। ठीक है, ये एक नॉर्मल वो थी। अब जल्दी जल्दी देख लेते हैं हमारे पास। सबसे पहले तो ये फेस की अगर बात करो तो फेस पे आपके पास जो ये ईयर है ये प्री ऑरिकुलर पोस्ट ऑरिकुलर लिम्फ नोड में जाते हैं, पीछे ऑक्सीपिटल होते हैं और भी मल्टीपल्स हैं, मगर ज्यादातर ये याद रखो जो फेस का आपका ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला, ठीक है, ये एंगल ऑफ जो लिप्स भी है ये वाला, ये सारा जाता है आपके पास इधर होता है पैरोटिड और साथ में सब मैंडिबुलर में। ठीक है, पैरोटिड के साथ आता है ये वाला, पैरोटिड और ऑरिकुलर। ठीक है, यहाँ पे अगर आ जाओ ये वाला आपके पास पोर्शन ये जाता है आपके पास सब मैंडिबुलर रीजन में, जिसमें एक्सटर्नल नोज आ गया। ठीक है, और फिर जो पोस्टीरियर वाला वो जो फिर आपके पास आ जाएंगे सर्वाइकल लिम्फ नोड्स वगैरह। खैर उसका डिफरेंट डिफरेंट है नोज का। लिप्स में अगर बात करो अपर लिप जाएगा सब मैंडिबुलर में, लोअर लिप का साइडों वाला चला जाएगा सब मैंडिबुलर और मिडल वाला आ जाएगा सब मेंटल में। ठीक है, ये कुछ थे आपके पास निमोनिक्स सॉरी लिम्फ नोड्स। फिर आपके पास ट्रैकिया प्री ट्रैकियल में, फेरेंक्स रेट्रोफेरेंजियल में जाएंगे। ठीक है, और हाँ, फिर आपके पास ये जो ये है अपना थंब और लिटिल इंडेक्स फिंगर, ये चली जाएगी आपके पास। अच्छा, ये जाएगा आपके पास इंफ्रा क्लेविकुलर और ये वाले चले जाएंगे सुप्रा क्लेविकुलर। ठीक है, और वैसे सुप्रा क्लेविकुलर किसमें आपका ज्यादातर सुप्रा क्लेविकुलर जाते हैं, सॉरी इसमें आपके पास आता है अक्सर ये जो एसोफेगस के साथ भी ना क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स। अच्छा खैर, ये अपर लिम्ब का देख लो एक दफा। ठीक है, आपके पास होता है ये सुप्रा ट्रॉक्लियर लिम्फ नोड्स और अच्छा जी, तो ये आपके पास है कि मिडियल साइड ऑफ फोरआर्म, ठीक है, सुप्राट्रॉकियल लिम्फ नोड से फिर आपके पास लैटरल एस्पेक्ट पे डीप लिम्फेटिक्स ऑफ अपर आर्म भी आपके पास ये लैटरल में जाएंगी। ठीक है, हमारे पास ये बेसिकली जो है ना एंटीरियर पेक्टोरल मतलब पेक्टोरल वाले लिम्फ नोड्स, एपिकल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल और एक और थे हमारे पास
है। तो ये वाले आपके पास जो सुप्राट्रॉक्लियर है वो लैटरल में ड्रेन करेगा, पोस्टीरियर में फिर आपके पास स्कैपुलर रीजन और बैक पोस्टीरियर थोरैसिक वॉल T10 से ऊपर ऊपर वाले पोस्टीरियर स्कैपुलर में जाएंगे। ठीक है, फिर एंटीरियर में एंटीरियर एक्सिलरी है, दैट इज एंटीरियर थोरैसिक वॉल का, ठीक है, सब एरेबुलर टिश्यूज के, सब पेरिटोनियल और सब डायफ्रैग्मेटिक प्लेक्सस, ये सारा ड्रेन करेगा एंटीरियर में। और ये डीप लिम्फेटिक्स हैं फ्रॉम अपर आर्म्स, वो जाएंगे लैटरल में। और डीप लिम्फेटिक्स हैं फ्रॉम ग्लैंड्स, ग्लैंड्स कौन सा, ब्रेस्ट हो गया, ठीक है, इधर से आपके पास एंटीरियर थोरैसिक ब्रेस्ट जोन सा है, ये डीप लिम्फेटिक फ्रॉम ग्लैंड्स में एंटीरियर थोरैसिक में जाएंगे, पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल में जाएंगे, और ये आपके पास यहाँ पे ड्रेन करेंगे। जो ज्यादा जरूरी है वो इंटीरियर, बाकी नहीं याद है तो कोई मसला नहीं है, ये सारे पे ड्रेन कर जाएंगे एपिकल में। अब एपिकल किधर चले जाएंगे, एक आपके पास था सुप्राट्रॉक्लियर, एक है इंफ्राट्रॉक्लियर, ये मीडियल साइड है आर्म का, और इंफ्राट्रॉक्लियर लैटरल साइड ऑफ फोर आर्म, ये सब अब ड्रेन करेंगे सुप्रा क्लेविकुलर में। सुप्रा क्लेविकुलर फिर चला जाएगा सब क्लेविकुलर में, सब क्लेवियन ट्रंक में, ठीक है। ये हो गया आपके पास लिम्फेटिक्स ऑफ अपर लिम्ब। अब आ जाओ लिम्फेटिक्स ऑफ लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब में आपके पास है इधर से आ जाओ, एक्सटर्नल इलियक लिम्फ नोड्स होते हैं, वो आपके पास डिवाइड करते हैं डीप, नहीं बल्कि वो नहीं डिवाइड करते एक्चुअली, इक्वाइनल लिम्फ नोड्स होते हैं आपके पास, सुपरफिशियल और डीप। सुपरफिशियल में फिर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होते हैं। वर्टिकल वाला आपके पास मीडियल साइड ऑफ द थंब से आएगा, और जो है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में मीडियल ग्रुप है, लैटरल ग्रुप है। हॉरिजॉन्टल मीडियल जोन सा वो मीडियल जितना भी रीजन है पेरिनियल वो, और जो मीडियल लैटरल, जो लैटरल है बिलो T10 बटक्स, ठीक है, बैक साइड को ड्रेन करेगा। और ये सारे आएंगे सुपरफिशियल इंग्वानल लिम्फ नोड्स में, जिसमें एब्डोमिनल वॉल, पेरिनियम, ठीक है, बटक्स, लैटरल रीजन ऑफ थाई, लॉन्ग सैफनस वेन। अच्छा, फिर डीप इंग्वानल लिम्फ नोड्स हैं, डीप में आपके पास डीप लिम्फेटिक्स, क्लाइटोरिस और ग्लैंड्स पीनस, ये अक्सर एमसीक्यू देते हैं। अच्छा खैर, तो ये सारे सुपरफिशियल भी डीप में ड्रेन किए, और वो एक्सटर्नल इलियक में गया। और डीप में कौन से हैं, दिस इज द आपके पास एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग, जो एंटीरियर टिबियल लिम्फ नोड्स के साथ जाएंगे, वो ड्रेन करेंगे। पीछे पड़ी होती है डीप पोप्लिटियल लिम्फ नोड्स। पोप्लिटियल लिम्फ नोड्स आपके पास लैटरल साइड ऑफ द फुट को ड्रेन करता है, स्मॉल सेफनेस जहाँ पे पड़ी हुई है, बैक ऑफ द लेग नी, और ये भी फिर आपके पास डीप इनग्वाइनल। सो दिस इज द होल समरी ऑफ द लिम्फेटिक्स ऑफ द लोअर लिम्ब, ठीक है। अच्छा, ब्रेस्ट की भी कर ली हमने, अभी ब्रेस्ट का सिर्फ रह गया एक, ब्रेस्ट का जल्दी से देख लो, ये ब्रेस्ट है, ये ब्रेस्ट इंटरनल थोरैसिक में, ऊपर एक्सिलरी में, नीचे आपके पास सब डायफ्रैग्मेटिक में चला जाएगा, ठीक है, और ये निपल भी जाएगा इंटीरियर एक्सिलरी में। अच्छा, एब्डोमिनल में फिर सीलिएक फोरकट, सुपीरियर मेजेंटेरिक मिडकट और इंफीरियर मेजेंटेरिक हमें अलोंग वो चला जाएगा आपके पास वो हाइंड गट, ठीक है। मीजो अपेंडिक्स वो उसकी होगी अपेंडिक्स के लिए। और सिर्फ दो चीजें रहेगी, यूट्रस, और साथ में रह गए आपके पास टेस्टिस और ओवरीज। टेस्टिस और ओवरीज पैरायोटिक में चले जाएंगे, या रेट्रोपेरिटोनियल में चले जाएंगे। अब यूट्रस की अगर बात करो, तो यूट्रस में आपके पास फेलोपियन ट्यूब्स है, और ये सारा आपके पास पैरायोटिक, फिर उसके बाद आपके पास यूट्रस में बॉडी वगैरह आ गई, तो बॉडी और नीचे आ गई आपके पास सर्विक्स। यहाँ पे आपके पास होती है एक्सटर्नल इलियक, लोअर पार्ट और विजाइना वगैरह, फिर वो है आपके पास इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स, ठीक है, इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स, ये मोटा मोटा है ओवरव्यू सारा, और जब इसको डिटेल करेंगे तो उसमें देख लेंगे, बाकी सारी बॉडी का करा दिया। अच्छा चलो, सो दिस इज सब मैंडिबुलर, सब मेंटल, ओरल कैविटी, इंटीरियर टंग और लोअर लिप, ठीक है, टंग की भी है वैसे, एंटीरियर टू थर्ड है वो है आपके पास सब मैंडिबुलर, पोस्टीरियर आपके पास है जो ओमेहॉइड लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है, और जो टिप है वो करेगी सब मेंटल में। अच्छा, मेलिग्नेंसी मेटास्टेसाइज टू ओरल कैविटी, डीप सर्वाइकल, हेड नेक, ओरोफेरिंक्स, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, कावासाकी डिजीज, मेलिग्नेंसी ऑफ हेड नेक, ओरोफेरिंक्स, सुप्रा क्लेविकुलर, राइट हेमिथोरिक्स, लेफ्ट में विर्चुअस नोड्स, लेफ्ट हेमिथोरिक्स और एब्डोमेन पेल्विस, ठीक है। इन सबको विर्चुअस नोड क्या है ये देखने का लिए असाइनमेंट है। मेलिग्नेंसी ऑफ थोरिक्स, एब्डोमेन पेल्विस, मीडिया स्टर्नम एंड ट्रैकिया, एसोफेगस, पल्मोनरी टीबी, यूनिलैटरल हिलार, सार्कोइडोसिस, लंग कैंसर, ग्रैनुलोमेटस डिजीज, ये सारे इधर ट्रेन करेंगे। हिलार जोन से लंग्स के साथ, एक्सिलरी में अपर लिम्ब, ब्रेस्ट, स्किन अबव अम्बिलिकस, मेस्टाइटिस और मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कार्सिनोमास, एपिट्रोक्लियर दैट इज हैंड, फोरआर्म, सेकेंडरी सिफिलिस, celiac, liver, stomach, spleen, pancreas, upper duodenum, superior mesenteric, lower duodenum, jejunum, ileum, colon to splenic flexure, inferior mesenteric, colon, splenic flexure to upper rectum। ये mesenteric lymphadenitis, inflammatory bowel disease और celiac disease में ड्रेन करेंगे।
पेरेम्बलाइकल जोन से सिस्टर में मैरी जोसेफ नोड्स कहते हो इसको, ये नया नाम आ गया भाई। दिस इज एब्डोमेन पेल्विस गैस्ट्रिक कैंसर। पैरायोटिक पेयर ऑफ टेस्टिस ओवरीज किडनीज, हाँ किडनीज में हमेशा भूल जाती हूँ। फेलोपियन ट्यूब, फंडस ऑफ यूट्रस, ये सब जाएंगी। मेटास्टेसिस, एक्सटर्नल इलियक, अभी मैंने बताया बॉडी ऑफ यूट्रस, सर्विक्स अपर पार्ट, ठीक है। सुपीरियर ब्लैडर, ये सारे एक्सटर्नल इलियक। फिर इंटरनल इलियक लोअर पार्ट सर्विक्स का, प्रॉक्सिमल विजाइना, कॉर्पस कैवर्नस और साथ में प्रोस्टेट, इंफीरियर ब्लैडर, लोअर रेक्टम टू एनस केनाल, अबव पेक्टिनेट लाइंस, ठीक है। ये सारा चला जाएगा आपके पास इंटरनल इलियक के अंदर, जिसमें आपके पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज, मीडियल फुट और लेग सेल्यूलाइटिस, सुपरफिशियल इंग्वाइनल में जाएंगी, ठीक है। सुपरफिशियल इंग्वाइनल में अब क्या है आपके पास, डिस्टल वेजाइना, वेल्वा, स्क्रॉटम, यूरेथ्रा, एनल कैनाल, बिलो पेक्टिनेट लाइन, स्किन बिलो एम्ब्लाइकस, एक्सेप्ट पॉप्लूटियल एरिया, जो कि पॉप्लूटियल में जाएगा। पॉप्लूटियल में क्या है, डॉर्सल लैटरल फुट है, पुचिकार्फे और लैटरल फुट, लेग सेल्यूलाइटिस, ये सब इसमें जाएगा। द राइट लिम्फेटिक ड्रग ड्रेन राइट साइड बाय बॉडी अबव डायफ्राम इनटू जंक्शन ऑफ राइट सबक्लेविन एंड इंटरनल जगुलर, ये जो मैंने T10 बताया था, ये एक्चुअली डायाफ्राम है, ठीक है, डायाफ्राम से ऊपर ऊपर। और फिर जो thoracic duct drain below the diaphragm and left thorax and upper limb into junction of left subclavian internal jugular, rupture of thoracic duct can cause chylothorax, ठीक है। so this is the whole आपके पास lymphatic। इम्यून सिस्टम क्या करता है आपके पास, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है, माइक्रोबियल किलिंग को, ठीक है। डिफेंस क्या आपके पास, स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, नॉर्मली इनहेरिट इम्यूनिटी बाय बर्थ नेचुरल जोन से होती है, ठीक है। ये फॉरेन इन्फिल्ट्रेट, ये नॉन स्पेसिफिक होती है, इसकी कोई मेमोरी नहीं होती। इसमें जो सेल्स हेल्प करेंगे वो है नेचुरल किलर, पोलीमॉर्फ न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, मैम ने कितना कवर करना है आज? डॉक्टर काशिफ